बड़ा चैप्टर है, कई दिन तक चलता है। 3 एक्सरसाइज जिसकी पूरी हो चुकी है। जो एक्सरसाइज आज करनी है उसकी टिकिंग आप कर लीजिएगा, अपनी बुक में निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 138। 138 पर थ्योरम नंबर 4 इम्पोर्टेंट। 139 पेज पर आर्टिकल 3.17 रिपीटेड, फिर लिखिएगा रिपीटेड। पेज 22 थ्योरम 2, इसे लिख लीजिएगा पेज 22 थ्योरम 2 रिपीटेड। 3.18 नहीं करना है। थ्योरम 5 इम्पोर्टेंट। 3.20 डबल टिक कर लीजिए, नोट नहीं करना है। पेज 142 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स 15 इम्पोर्टेंट। 15 पे T1 लिख लीजिएगा, टाइप 1। जैसे ये लिखा हुआ है T1, ऐसे लिख लीजिएगा टाइप 1। 16 डबल टिक टाइप 1। 17 इम्पोर्टेंट टाइप 1। पेज 145 प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम 1 इम्पोर्टेंट टाइप 1। 2 इम्पोर्टेंट टाइप 1। 3 डबल टिक कर लीजिएगा टाइप 1। 4 इम्पोर्टेंट टाइप 1। 5, 6, 7 डबल टिक टाइप 1। 8 इम्पोर्टेंट टाइप 1। 9, 10 डबल टिक टाइप 1। प्रॉब्लम नंबर 10 तक की वर्किंग हम आज करेंगे। कंसंट्रेट करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखें। हमारे सिलेबस में 4 किताबें हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक कर रहे हैं, चैप्टर 1 2 हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 पर है, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स हैं, आर्टिकल्स हैं। आज हमने एक्सरसाइज 4 की टिकिंग करी है, जिसमें टाइप 1 के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप 0 हम पिछले लेक्चर में सीख कर आए हैं। आज हम टाइप 1 के एग्जाम्पल करेंगे। 10-12 शॉर्ट एग्जाम्पल है टाइप 1 के, और 2 थ्योरम्स हमने आज सीख कर आएंगे, वो दोनों थ्योरम्स हम आज करेंगे। अगले आने वाले दिनों में हम आपको टाइप 2 सिखाएंगे, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 सिखाएंगे, तब जाकर के चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा। तो आज का लेक्चर टाइप 1 के लिए है, और थ्योरम्स और आर्टिकल्स में 2 थ्योरम हमने आज सीख कर आई है एक्सरसाइज 4 में, वो हम आज करेंगे। इनको करने के लिए जिनकी एलिमेंट्स की जरूरत है, जिन बेसिक थीम की जरूरत है, वो ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर लें x प्लस आई वाई, तो उसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। z का कोई फंक्शन f ले लें तो w से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे रियल इमेजनरी में सेपरेट करते हैं तो u प्लस आई भी बन जाता है। ये जो w इक्वल एफ जेड होता है, इसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसकी क्वालिटी ये होती है कि ये z प्लेन की फिगर को w प्लेन की फिगर में कन्वर्ट कर देता है। अगर इधर सर्किल दे रखा है तो इधर इलिप्स बन जाता है, इधर इलिप्स दे रखा है इधर कार्डियोइड बन जाता है, इधर ट्रायंगल दे रखा है इधर रेक्टेंगल बन जाता है। ये इसकी वजह से होता है, इसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये मेन 2 तरीके का होता है, एक का नाम है बाइलिनियर और एक दूसरे अदर्स में आता है। अदर्स वाले चैप्टर 4 में स्टडी करने होते हैं, और बाइलिनियर वाले चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करने होते हैं। तो पूरा चैप्टर नंबर 3 बाइलिनियर पर बेस्ड है, इस फार्मूले पर बेस्ड है, w इक्वल्स az प्लस b अपॉन cz प्लस d। मेन इसी से रिलेटेड है सारी वर्किंग। पहली थ्योरम बोर्ड पे लिखी हुई है, इसी के लिए लिखी हुई है, जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूव दैट अ सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, कहते हैं इस तरीके के सारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम सेट बना ले, कौन से नॉन एबिलियन ग्रुप मतलब प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं प्रूव करके दिखाइएगा कि वो नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर मॉडर्न अलजेब्रा का फार्मूला लिखा हुआ है एबिलियन नॉन एबिलियन, तो वो वाला थीम हमें यूज करना है, नॉन एबिलियन ग्रुप करके दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ। लिखिएगा कंसीडर ए सेट of all bilinear transformations set of all bilinear
bilinear transformations. Let it be represented by capital G. That is लीजिएगा बोर्ड पे लिखा हुआ है कैपिटल G इक्वल F1 F2 F3 डॉट 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 let multiplication be the operator so that algebraic structure is और ये लीजिएगा G कॉमा मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम बेसिक फर्स्ट ईयर में करते थे, आपको याद होगा वहाँ पर ग्रुप करा करते थे, सेम उसी थीम पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें जो सेट है वो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी सेट एलिमेंट्स हैं वो सारे ले लिए हैं। जैसे जनरल एफ लिखा हुआ है तो F1 F2 F3 लेकर के सेट बना दिया है, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, इनको मिला करके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसे ग्रुप करके दिखाना है। ग्रुप ऑप्शंस याद है बेटा? कौन कौन से थे? वही वाले सारे करने हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स ऑप्शन। तो एक एक करके चारों करेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइम में G1 क्लोजर ऑफ Z, G1 क्लोजर ऑफ Z। ठीक है, we know that product of two bilinear transformation is again a bilinear transformation. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यस्टरडे थ्योरम। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यस्टरडे थ्योरम, ब्रैकेट क्लोज कर दें, दीजिएगा हैंस G1 इज सेटिस्फाइड। कल हमने एक थ्योरम कराई थी बेटा, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1, पेपर पलट के आप देख सकते हैं। दूसरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T2, तो T1 T2 भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन F1, दूसरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन F2, तो F1 F2 भी बाइलिनियर होता है। अगर ये थ्योरम जो हम कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आती है तो इसका डेरिवेशन आपको देना पड़ेगा जो कल करी थी। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो ऐसे लिखेंगे जैसे हमने लिखा है वी नो दैट और डायरेक्ट लिखा जाएगा। क्या प्रूफ कर दिया आपने कि किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करो बाइलिनियर को तो नया आंसर भी बाइलिनियर ही आता है। और इसमें दुनिया भर के जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सारे इसके अंदर है, तो प्रोडक्ट भी इसी में होगा, G1 सेटिस्फाई होगा। अगला निकाल दीजिएगा G2 एसोसिएटिव ऑफ देम, एसोसिएटिव ऑफ देम देखिएगा these are mappings and we know that all mappings always satisfy, all mapping always satisfy
associative object. All mappings always satisfy associative object. दीजिएगा ये वाला बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसका नंबर 3 डाल दीजिएगा। 12th क्लास का फार्मूला यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं? ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम मैपिंग होता है। इसी को हिंदी में प्रतिचित्रण कहते हैं। तो 3 नाम हो गए। ऑल 3 आर सिनोनिम्स। ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं और साथ साथ इसको प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं। तो ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है? ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस फार्मूले के सेटिस्फाई करते हैं। है तो ट्रांसफॉर्मेशन ही, है तो मैपिंग ही। और 12th क्लास में आपने पढ़ा है कोई सी भी मैपिंग ले लें वो हमेशा ही एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो बाइनरी वाली जो मैपिंग होगी वो भी करेंगी, इसलिए लिख दीजिएगा हैंस G2 इज सेटिस्फाइड। लिखना इस ढंग से है, हैंस G2 इज सेटिस्फाइड। हेडिंग डाल दीजिएगा G3 आइडेंटिटी ऑफ them, identity of them। लिखिएगा G3 is satisfied G3 is satisfied as the identity of them, as the identity is bilinear transformation, as the identity is bilinear transformation। लिखने बोर्ड से लिखा है W इक्वल I Z इक्वल Z। जैसे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, इसी तरह से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आइडेंटिटी I Z इक्वल Z होती है। और उसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसका मतलब ये हो गया G3 भी सेटिस्फाइड हो गया। आप हेडिंग डालिएगा G4 इनवर्स ऑफ them, inverse of them। Let in general the bilinear transformation is फार्मूला जनरल W इक्वल्स FZ इक्वल्स AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। ये मेन फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में चलेगा। तो कल भी सीखा था हमने, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दीजिएगा तो Z का आंसर आ गया F इनवर्स W। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, ऐसे फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Z वाले अलग इकट्ठे कर लें, बाकी अलग इकट्ठे कर लें। Z के अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं सबको राइट में भेज दें और इसका नंबर 7 डाल दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, Z वाले इधर ले गए, W वाले उधर ले गए, Z कॉमन निकाला तो Z की वैल्यू आ गई। लीजिएगा यूजिंग 6 and 7, 6 और 7 को इक्वल कर दीजिएगा तो F इनवर्स W का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये भी इसी तरीके के गेटअप में लिखा हुआ है। A की वैल्यू -D है, B की वैल्यू B है, इसी गेटअप में लिखा हुआ है। तो लिख दीजिएगा इट इज आल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
It is also a bilinear transformation. Hence it will be in G. ये बाइलिनियर है और सारे बाइलिनियर सेट में है, इसका मतलब ये भी G में होगा। देखिएगा नेक्स्ट लाइन में, hence all four objects are satisfied. Hence all four group objects are satisfied, so that the algebraic structure represents a group. Algebraic structure represents a group, but in general the mappings are not. But in general the mappings do not satisfy commutative axiom. In general, the mappings do not satisfy the commutative axiom. Hence, the group is non-abelian. Hence, the group is non-abelian. ये आपके थ्योरम कंप्लीट हो गए बेटा, पूरी लैंग्वेज से हमने प्रेजेंटेशन के साथ करा दी है। इस तरीके की आज हमने 2 थ्योरम टिक कराई है और 10-12 एग्जाम्पल टिक कराए हैं। तो दूसरी थ्योरम भी बैच में तैयार आपको कराते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप निकाल दीजिएगा थ्योरम, पेज नंबर 141। लिखिएगा किस ढंग से एग्जाम में आती है ये। डिफाइन क्रॉस रेशो, define cross cross ratio and prove that it remains invariant. Prove that it remains invariant under the bilinear transformation. Under the bilinear transformation. निकाल दीजिएगा डेफिनेशन। let the images of the points Z1, Z2, Z3, Z4 under the bilinear transformation, under the bilinear transformation, ये इक्वेशन 1 2 लिखें, इक्वेशन 1 लिखें, इक्वेशन 2 लिखें। ये R W1, W2, W3, W4 respectively W1, W2, W3, W4 respectively. Then the following expression is called cross ratio. Is called cross ratio. इंग्लिश बोर्ड में लिखा हुआ है, नंबर 3 डाल दीजिए। W4 minus W1, W2 minus W3, W4 minus W3, W2 minus W1। ये डायग्राम बना दीजिएगा दोनों। Z1,
डायग्राम बना दें। आप समझ चुके हैं इस चैप्टर का जो बेसिक थीम है वो क्या है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा से सुन लीजिएगा। इस चैप्टर का बेसिक थीम है कि जेड प्लेन में पॉइंट्स या डायग्राम या कर्व देते हैं, एक लॉ देते हैं, उसकी वजह से डब्ल्यू प्लेन में पॉइंट्स बन जाते हैं, कर्व बन जाते हैं। ये मेन थीम है। इधर का पॉइंट इधर के पॉइंट में बदल जाता है, इधर का कर्व इधर के कर्व में बदल जाता है। ये इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि ये कैसे बदल जाता है। तो Z1 की इमेज क्या है W1, Z2 की इमेज क्या है W2, Z3 की इमेज क्या है W3, Z4 की इमेज क्या है W4। तब ऐसी स्थिति में इस एक्सप्रेशन को क्रॉस रेशो कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्रॉस रेशो। और इसे इनवेरिएंट कहते हैं। क्रॉस रेशो इनवेरिएंट है अगर ये एक फार्मूले को सेटिस्फाई कर देता है। वो फार्मूला क्या है लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में लिखें। द क्रॉस रेशो इज कॉल्ड इनवेरिएंट। द क्रॉस रेशो इज कॉल्ड इनवेरिएंट if it satisfies the following condition. If it satisfies the following condition. तो कंडीशन बोर्ड पर लिखी है, उसे लिख करके नंबर 4 डाल दीजिए। W4 minus W1, W2 minus W3, W4 minus W3, W2 minus W1 equals Z4 minus Z1, Z2 minus Z3, Z4 minus Z3, Z2 minus Z2। क्या सीख गया? इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस रेशो। डेफिनेशन आएगी ये लिखना। और क्रॉस रेशो इनवेरिएंट कहलाएगा अगर इस क्रॉस रेशो की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये इनवेरिएंट कहलाएगा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखें जरा दोबारा से क्या कहा जा रहा है। एक तो ये कह रहे हैं ये बताइएगा क्रॉस रेशो किसे कहते हैं, वो हमने बता दिया किसे कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं क्रॉस रेशो को इनवेरिएंट कब कहते हैं, वो हमने बता दिया इनवेरिएंट कब कहते हैं। तीसरी बात कह रहे हैं इनवेरिएंट होगा ही ये और प्रूव करके दिखाओ। बाइलिनियर के केस में ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, बाइलिनियर और अदर के केस में होना जरूरी नहीं है। बाइलिनियर में हर हालत में ये इनवेरिएंट होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये वाला फार्मूला लेकर के चलना है और ये वाला रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे अब कैलकुलेशन, आगे की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी तो तब जाकर के थ्योरम कंप्लीट होगी। तो आप हैंड डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइम में प्रूफ ऑफ थ्योरम, यानी डाल दीजिएगा प्रूफ ऑफ थ्योरम। लिखिएगा वी हैव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है Z1 की इमेज क्या है बेटा W1 और Z2 की इमेज क्या है W2। इस तरीके से हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं W4 माइनस W1 की। यहाँ W4 कैसे निकलेगा, Z की जगह Z4 रख दिया W4 निकल गया, माइनस W1 कैसे निकलेगा, Z की जगह Z1 रख दिया, ये बन गया। एलसीएम ले लीजिएगा, CZ4 प्लस D CZ1 प्लस D एलसीएम ले लीजिएगा। इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन, AC Z4 Z1 प्लस AD Z4 प्लस BC Z1 प्लस BD माइनस इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन
AC Z4Z1 प्लस BCZ4 प्लस ADZ1 प्लस BD। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है भाई, तो हमने इसके लिए क्या टेक्निक यूज करी, बोले पहले इसकी वैल्यू निकाल लो किस तरीके से, W4 माइनस W1 की, फिर इसी तरह से इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, तब जाकर के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू निकलेगी। तो पहले वैल्यू निकालनी शुरू करें W4 माइनस W1, ये आ गई। एलसीएम ले लिया, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन ACZ4Z1, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन तो ADZ4, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन BCZ1, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन BD, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ACZ4Z1, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन BCZ4, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन ADZ1, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन BD। किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, W4 माइनस W1 की। तो ये दोनों कैंसिल हो गए देखो आप, और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। इन दोनों में Z4 कॉमन निकाल दो, इन दोनों में माइनस Z1 कॉमन निकाल दो, और अपॉन वाली वैल्यू ऐसी लिखी रहने दो। अपॉन वाली वैल्यू ऐसे लिखी रहने दो। बड़ा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देख करके लिखिएगा। इसकी वैल्यू आ रही है W4 माइनस W1 की। अब देखो AD माइनस BC फिर से कॉमन निकल गया, तो लिख दीजिएगा हैंस W4 माइनस W1 इक्वल्स Z4 माइनस Z1 AD माइनस BC अपॉन CZ4 प्लस D एंड CZ1 प्लस D। ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई W4 माइनस W1। इसका आंसर आया है, इसका नंबर 5 डाल दीजिएगा। लीजिएगा सिमिलरली, बाकी तीन निकालनी नहीं है, सिमिलरली लिख देनी है। W2 माइनस W3 इक्वल्स Z2 माइनस Z3 आ जाएगा, AD माइनस BC ऐसी आएगा, CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस D आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। W2 माइनस W3, सिमिलरली बाकी दो भी लिख दो। एग्जाम में ऐसी डायरेक्ट लिखनी है बेटा, W4 माइनस W3, ये क्या आ जाएगा Z4 माइनस Z3 AD माइनस BC CZ4 प्लस D CZ3 प्लस D। इक्वेशन नंबर 7। और आखिरी वैल्यू लिखो W2 माइनस W1 की, Z2 माइनस Z1 AD माइनस BC CZ2 प्लस D CZ1 प्लस D। क्वेश्चन नंबर 8। चारों वैल्यू लिख लिया बेटा, ये वाली वैल्यू ये लिखी, ये वाली वैल्यू ये लिखी, ये वाली वैल्यू ये लिखी, ये वाली वैल्यू लिखी। चारों वैल्यू इसमें रखी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू निकल आएगी। तो लिख लीजिएगा एस वी एम LHS of equation number 4 equals, hence we have LHS of equation 4 equals ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी। ध्यान से देख के लिख दीजिएगा पूरा एक्सप्रेशन।
बाद जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो सारे कैंसिल कर दें। AD माइनस BC कैंसिल है, CZ2 प्लस D कैंसिल है, CZ3 प्लस D कैंसिल है, CZ1 प्लस D कैंसिल है, CZ4 प्लस D कैंसिल है। सारे कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी बचा हुआ लिख दीजिएगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आ गई है, लीजिएगा इक्वल RHS, LHS से शुरुआत करी, RHS पर पहुंच गए, इसका मतलब इनवेरिएंट 2 हो गया। तो लिख लीजिएगा हेंस द क्रॉस रेशो इज इनवेरिएंट under the bilinear transformation. Under the bilinear transformation, it proves the theorem. It proves the theorem. ये दोनों थ्योरम्स बेटा हमने प्रूव करा दी हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको एग्जाम्पल्स पर। 10-12 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें किस ढंग से एग्जाम में आपको करना है, उन्हें किस ढंग से घर पे बैठ के आपको तैयार करना है, वो मेथड हम सिखाने जा रहे हैं। सारे एग्जाम्पल्स एक ही मेथड पर बेस्ड हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में, मेथड ऑफ एग्जाम्पल्स। मेथड ऑफ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेट images of Z1, Z2, Z3, let images of Z1, Z2, Z3 under the bilinear transformation, under the bilinear transformation